नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे हैं भारत में नए नए राज्यों का उदय, यानी कि ब्रिटिश कंपनी जिस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए भारत के नए नए राज्यों के साथ संघर्ष कर रही है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर बात करें कि इससे पिछले क्लास जो कि बंगाल हो गया है, हैदराबाद हो गया है, मैसूर हो गया है, मराठा राज्य भी हो गया है, यहाँ तक कि हम लोग सिंध भी कर चुके हैं। अब अगला टॉपिक जो है, अगला राज्य जो है वो है पंजाब राज्य। तो पंजाब राज्य में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि अंग्रेज जो है पंजाब राज्य के साथ किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, तो वो किस तरह से पंजाब में अपना हस्तक्षेप करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पंजाब राज्य की, यानी कि अब बात करेंगे हम पंजाब का उदय। अगर पंजाब राज्य की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे जब गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो जाती है तो एक खालसा पंथ की नींव डाली जाती है। खालसा पंथ की नींव डाली जाती है, और ये जो खालसा पंथ की नींव डाली जाती है यह किसके द्वारा डाली जाती है? यह कपूर सिंह जी के द्वारा डाली जाती है। यह कपूर सिंह जी कहाँ के हैं? फैजुल्लापुर के सरदार हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यह खालसा पंथ की जो नींव डाली जाती है, खालसा पंथ की नींव इसलिए डाली जाती है कि पंजाब में जो छोटे छोटे क्षेत्र के वहाँ पर जो छोटे छोटे सरदार हैं उन सभी को एक साथ आपस में करने के लिए, एक यूनिटी में बनाने के लिए, ताकि मुगलों का सामना कर सके। इसलिए खालसा पंथ जो है खालसा पंथ की नींव डाली जाती है, और इसी खालसा पंथ के द्वारा ही पंजाब में मुगल शासन को समाप्त किया जाता है, और पंजाब पंजाब राज्य का एक रूप उभर कर सामने आता है, जिसका नेतृत्व कौन करते हैं? कपूर सिंह जी करते हैं। जिसका नेतृत्व कपूर सिंह जी करते हैं। अब देखिए, अब ये कपूर सिंह जो है अपने पंजाब को बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए। इन्होंने कपूर सिंह जी जो है 73 तक इन्होंने पूरब में सहारनपुर, ठीक है, अगर पश्चिम में देखा जाए तो अटक, वहीं उत्तर में देखा जाए तो पहाड़ी भाग यानी कि जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया आ जाएगा वहीं पे, और वहीं दक्षिण में देखा जाए तो मुल्तान। यानी कि कपूर सिंह जी जो है अपने राज्य में पंजाब का सहारनपुर, अटक, पहाड़ी और मुल्तान, ये जो एरिया है यहाँ तक पंजाब राज्य का विस्तार किया कपूर सिंह जी। ठीक है, अब देखिए, जब कपूर सिंह जी की मृत्यु हो जाती है तो पंजाब राज्य का नेतृत्व करने वाले अगले शासक आ जाते हैं आपको कौन? रणजीत सिंह। अब रणजीत सिंह जी पंजाब का नेतृत्व करते हैं। कौन? पंजाब का नेतृत्व रणजीत सिंह करते हैं। लेकिन देखिए, जब रणजीत सिंह पंजाब का नेतृत्व करते हैं तो इनके सामने कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ये जो खालसा पंथ के द्वारा पंजाब के सरदारों को आपस में एकता के धागा बांधा गया था, एकता के लिए यूनिटी में लाया गया था। तो इसमें क्या है कि ये जो खालसा पंथ है वो छोटे छोटे क्षेत्रों के सरदार अपने को मानते थे। तो ये जो छोटे छोटे क्षेत्र थे अपने यह मिसलों में बटी हुई थी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि रणजीत सिंह के समय टोटल कितने मिसलें थी? 12 मिसलें थी। ठीक है, जिनका नाम है हम कुछ लिख देते हैं, जिसका नाम कौन कौन सा है? भागी, निहागा, आहलू, पलिया, कन्हैया आदि। तो ये जो 12 मिसलें देखा जाता है रणजीत सिंह के समय। अब देखिए, ये जो रणजीत सिंह जो है अपने ये भी अपने पंजाब राज्य का विस्तार करते हैं, या रणजीत सिंह जी अपने जो आसपास के वहां का राजा है उन पर आक्रमण करता है और पंजाब को फैलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक उन्होंने नेपाली, डोगरी जैसे राज्यों के साथ भी अपना संबंध बनाकर अच्छे से रखे। लेकिन हम बात करें रणजीत सिंह की तो 1799 में इन्होंने लाहौर को जीत लिया।
लाहौर को जीत लिया, जो कि लाहौर का शासक कौन है? जमान शाह। और लाहौर को जीत लिए तो वहां का यह प्रांतीय शासक बन गए कौन? रणजीत सिंह। लाहौर का प्रांतीय शासक बन गए। ठीक है। अब ये इस तरह से विदेशी मतलब कि अफगान कौन लाहौर पर भी आक्रमण करके अपने क्षेत्र पंजाब को आगे बढ़ाए। इस तरह से 1805 में जम्मू और कश्मीर वाला रीजन भी अपने पंजाब में शामिल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का रीजन जो है ये जीत लिए। इस तरह से रणजीत सिंह जी के समय पंजाब की दो राजधानियां होती है, एक होती है लाहौर और एक होती है अमृतसर। ठीक है। यहाँ पे दो राजधानियां हो जाती हैं, एक हो जाती है आपका लाहौर, एक हो जाता है कौन? अमृतसर। अब यह जो लाहौर है यह राजनीतिक राजधानी बन जाती है और यह अमृतसर जो है यह धार्मिक राजनीतिक बन जाती है। ठीक है। इस तरह से होती है पंजाब राज्य का इस तरह से रणजीत सिंह जी के द्वारा पंजाब राज्य का नेतृत्व किया जाता है। जो पंजाब रणजीत सिंह जो है इन सभी 12 मिसलों को आपस में एक साथ पिरोए रखते हैं, एक साथ अपने 12 मिसलों को एक साथ रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे जब रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है तो कोई योग्य सरदार नहीं बनता है ताकि पंजाब का एक अच्छे से नेतृत्व किया जा सके और वहीं से पंजाब में अंग्रेजों का हस्तक्षेप करने को देखने को मिलता है। ठीक। देखिए अब हम बात कर रहे हैं रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच का संबंध, यानी कि रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच का संबंध अगर देखा जाए तो उसमें मेन रूप से आपका आता है अमृतसर का संधि। और ये अमृतसर की संधि की होती है तो हम लोग देखेंगे कि इसमें होता है विदेशी आक्रमण का डर। जो कि यह रूस के द्वारा प्लानिंग किया जा रहा है कि भारत पर आक्रमण किया जाए अस्त्र मार्ग के द्वारा। इसी डर के कारण अमृतसर की संधि होती है अंग्रेज और पंजाब राज्य के बीच। यानी कि जब रणजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच कौन सी होती है? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि होती है जो कि यह होती है आपका 1809 में। और इसी संधि के द्वारा जो सतलज नदी है, सतलज नदी को सीमा मान लिया जाता है। सतलज नदी को सीमा मान लिया जाता है। सीमा ये होता है कि सतलज नदी के जो सिंध वाला रीजन है, यानी कि सतलज नदी के उस पर जो ब्रिटिश का जो क्षेत्र है उस पर पंजाब अभी आक्रमण नहीं करेगा। उसके बाद पंजाब वाले रीजन पर ब्रिटिश के द्वारा आक्रमण नहीं किया जाएगा। इस तरह से इन दोनों के बीच अमृतसर की संधि होती है और ये दोनों जो है अपने अलग अलग क्षेत्र में अपने राज्य को विस्तार करने के लिए आगे बढ़े, जिसमें से आपका रणजीत सिंह जी के द्वारा अटक वाला रीजन जीता गया, ये मुल्तान वाला रीजन जीता गया, ये कांगड़ा वाला रीजन जीता गया। ये जो क्षेत्र है रणजीत सिंह जी के द्वारा जीता गया। देखिए अब ये रणजीत सिंह जो है ये चाहते हैं कि सिंध पर भी आक्रमण करके मतलब कि अधिकार करने जाए, लेकिन यह पॉसिबल है नहीं क्योंकि यहाँ पर अमृतसर की संधि हुई है 1809 में और इस तरह से ब्रिटिश जो है रणजीत सिंह जी को रोकर रखा गया था। और फाइनली रणजीत सिंह के बारे में देखा जाए तो इस तरह से अपने पंजाब राज्य का विस्तार करते करते इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि इनकी मृत्यु हो जाती है आपकी 1839 में। और जब इनकी 1839 में मृत्यु हो जाती है तो इनके बाद
पंजाब का नेतृत्व करने वाला कोई सुयोग्य सरदार नहीं आते हैं कि ताकि पंजाब का एक नेतृत्व किया जा सके। इनके बाद अगर हम देखेंगे तो नौनिहाल सिंह आते हैं, खड़क सिंह आते हैं, अब जब इनकी मृत्यु 1839 में हो जाती है तो इनके बाद आपके खड़क सिंह आते हैं जो कि इनके बेटे होते हैं, और खड़क सिंह के बाद हम लोग पढ़ते हैं नौनिहाल सिंह के बारे में। अब इन दो सरदारों को पढ़ेंगे कि नौनिहाल सिंह, खड़क सिंह और नौनिहाल सिंह के बीच किस तरह से पंजाब का नेतृत्व किया जा रहा था। देखिए आगे, देखिए जब 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उनका बेटा खड़क सिंह जो है सरदार बनता है, पंजाब का नेतृत्व करता है। लेकिन खड़क सिंह के द्वारा पंजाब का नेतृत्व ज्यादा समय तक नहीं किया जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद इनका बेटा कौन है? नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह जो कि नौनिहाल सिंह भी एक योग्य शासक के तौर पर नहीं देखा जाता था, ठीक है। लेकिन नौनिहाल सिंह के पंजाब का सरदार बनने के बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है, इनकी भी हत्या कर दी जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो पंजाब राज्य में अराजकता जैसे आक्रोश देखने को मिलता है। जैसे कि अब पंजाब का उत्तराधिकारी का संघर्ष चलता है, सेकेंड होगा आपका सेनाओं के बीच अनबन होने लगती है, यानी कि सेना भी उधर आक्रोश करने लगते हैं क्योंकि उनको समय पर वेतन नहीं मिलता है। तो हम लिख सकते हैं कि सेनाओं में असंतोष। तीसरा हम ये लिख देंगे कि अगर इसको पंजाब राज्य को मतलब कि सही ढंग से चलाने वाले जो रणजीत सिंह के समय थे उनके सेनापति तो वो भी नहीं है, यानी कि रणजीत सिंह के सेनापति जो है उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो सेनापति अगर देखें तो कौन कौन है, जैसे कि सेनापति में आपका मोहकचंद, दीवान चंद, हरि सिंह और रामदयाल। ये जो सेनापति है, ये सेनापति कौन किसके हैं? रणजीत सिंह के समय के सेनापति, रणजीत सिंह के सेनापति थे, लेकिन इनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। तो यानी कि सब जगह से देखा जाए तो पंजाब राज्य में एक अराजकता का माहौल बन गया था। और इधर लाहौर का जो राजधानी थी वो ब्रिटिश के साथ संधि करने के लिए तत्पर थी, और इधर तत्पर थी और ब्रिटिश को पंजाब से गुजरने के लिए छूट भी दे दी गई थी, जो कि पंजाब जो है अफगान पर आक्रमण करने के लिए बेकाबू थे, ठीक है। तो यानी कि जब नौनिहाल सिंह की मृत्यु हो जाती है तो फाइनली अगर हम देखें तो शेर सिंह जो कि पंजाब का नेतृत्व करते हैं। अब ये शेर सिंह जो है रणजीत सिंह के सेकंड पुत्र है, दूसरा पुत्र है। ठीक है, रणजीत सिंह का दूसरा पुत्र है। लेकिन शेर सिंह की भी मृत्यु हो जाती है और इनकी जो मृत्यु होती है 1843 में। अब शेर सिंह की मृत्यु के बाद सबसे अब आते हैं कौन शासक बनते हैं, पंजाब का नेतृत्व करने वाला कौन बनते हैं? वो बनते हैं दलीप सिंह। अब दलीप सिंह के ही नेतृत्व में दलीप सिंह के ही कार्यकाल में प्रथम पंजाब का मतलब कि दलीप सिंह के ही नेतृत्व में दलीप सिंह के शासनकाल में ही पंजाब और अंग्रेजों का युद्ध देखने को मिलता है, जिसे हम लोग प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब दलीप सिंह के बारे में। तो देखिए
जब पंजाब का नेतृत्व दलीप सिंह जी के हाथ में आया, जब पंजाब का नेतृत्व दलीप सिंह जी कर रहे थे तो ये बने पंजाब का नेतृत्व करता है, ठीक है। और जब पंजाब का नेतृत्व करता बने तो यहाँ पर बनाया रानी जिंदल को प्रतिशासन व्यवस्थापक, ठीक है। और रानी जिंदल जो कि प्रतिशासन व्यवस्थापक बन गई। और वहीं पर देखेंगे हीरा सिंह को क्या बनाया गया था, वजीर बनाया गया था। लेकिन हीरा सिंह जी का जो कार्यकाल था वो ज्यादा समय तक नहीं रहा था। और हीरा सिंह जी जो है ये हीरा सिंह जी की हत्या कर दी गई किसके द्वारा, जवाहर सिंह के द्वारा। अब ये जवाहर सिंह जो है कौन है, रानी जिंदल का भाई है। यानी कि जवाहर सिंह जो है अपने कूटनीति से हीरा सिंह की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद यह वजीर बन जाता है। लेकिन जवाहर सिंह का भी जो कार्यकाल है यह भी ज्यादा समय तक नहीं रहता है। और यह भी अब जवाहर सिंह भी जो है यह जवाहर सिंह की भी हत्या कर दी जाती है। जो कि इसका जवाहर सिंह की हत्या की जाती है वो कौन है, लाल सिंह। यानी कि यह जवाहर सिंह जो है लाल सिंह का शिकार बन जाता है। लाल सिंह जी के द्वारा जवाहर सिंह की मृत्यु कर दी जाती है। और देखिए ये जो लाल सिंह जो है यह रानी जिंदल की कौन है, प्रेमी है। रानी जिंदल की कौन है, प्रेमी है। और जब यह लाल सिंह अपने वजीर पद पर आ जाता है, अपने वजीर पद को कायम करने लगता है, तो कुछ समय बाद यह पंजाब की सेना को अपने अधीन कर लेते हैं। अपने नेतृत्वकर्ता में पंजाब सेना को अपने अधीन कर लेता है। यानी कि पंजाब का हम लिख सकते हैं पंजाबी सेना का नेतृत्व करता है। पंजाब सेना का नेतृत्वकर्ता बन जाता है। और यहाँ पर तेजा सिंह को सेनापति बना जाता है। तो देखा जाए मेन रूप से कि जब दलीप सिंह पंजाब का नेतृत्व कर रहे तो उस समय रानी जिंदल जो है यह है कौन, प्रतिशासन व्यवस्था क्या है। और वहां पर लाल सिंह जो है वजीर पद पर आ जाता है, ठीक है। वजीर पद का नेतृत्व कर करता है लाल सिंह। और वजीर पद पर आते हुए भी यह अपने पंजाब की जो सेना है अपने अधीन कर लेता है। यानी कि पंजाब का यह पंजाब सेना का नेतृत्वकर्ता बन जाता है। और यह तेजा सिंह जो है सेनापति बन जाता है। अब हम लोग देखेंगे दलीप सिंह जी के शासनकाल में ही ब्रिटिश के साथ संघर्ष, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। यानी कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है यह आपका 1845 से 46 तक चला था। अब बात करते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, रीजन क्या है। देखिए पहले प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि कब से कब तक चला था, 1845 से 46 तक चला हुआ था। अब यह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का रीजन अगर कहा जाए तो सबसे पहले रीजन यह होगा कि रणजीत सिंह और ब्रिटिश के साथ जो संधि हुई थी, अमृतसर की संधि, तो वहां पर सतलज नदी को सीमा बनाया गया था। और सीमा के यानी कि जो सतलज नदी की सीमा बनाया गया, तो पंजाब जो है आपका भारत के पश्चिमी उत्तरी वाले क्षेत्र में जो कि आपका पाकिस्तान, लाहौर और ये मुल्तान वाला एरिया जो कि था पाकिस्तान, और ये ब्रिटिश को जो मिला था वो दक्षिणी भारत वाला हिस्सा, उत्तरी भारत वाला हिस्सा को मिला था। और इसमें क्या हुआ कि वो अपने अपने राज्य को बढ़ा रहे थे। तो ब्रिटिश जो है अपने राज्यों के क्षेत्राधिकार अपने विस्तार किया और यह सिंध तक पहुंच गया। और उधर रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई 1839 में। तो जब
रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई तो रणजीत सिंह जी की न डर है, मतलब कि ब्रिटिश जो है बेखौफ होकर पंजाब वाले रीजन पर आक्रमण करने की योजना बना रही थी। तो इसी बीच क्या हुआ कि पंजाब के प्रतिशासक व्यवस्थापिका कौन है? रानी जिंदाल। अब रानी जिंदाल जो है यह प्रतिशासक व्यवस्थापिका है और रानी जिंदाल के ही नेतृत्व में राजा सरदार दलीप सिंह, जो कि कौन है? पंजाब का सरदार है, दलीप सिंह जी से ही जबरदस्ती राजा क्या लिया जाता है, यानी कि राजा की अनुमति ली जाती है जबरदस्ती। और रानी जिंदाल के नेतृत्व में ब्रिटिश के साथ 4 लड़ाइयां लड़ी जाती है, यानी कि रानी जिंदाल जो ब्रिटिश के साथ 4 युद्ध करती है, जो कि कौन कौन से हैं? मुदगी की लड़ाई लड़ती है, दूसरा कौन सा है? फिरोज शाह की लड़ाई लड़ती है, तीसरा क्या है? आलावाल लड़ती है, और चौथा क्या है? चौथा क्या है आपका? मुकराव। सॉरी, चौथा क्या है? मुहराव। ये जो 4 लड़ाइयां लड़ती है जिसमें सिख जो है पूरी तरह से हार जाते हैं, और जब सिख पूरी तरह से हार जाते हैं तो यहाँ पर लाहौर की संधि होती है। लाहौर की संधि होती है, और ये जो लाहौर की संधि होती है आपका 1846 में होती है। अब लाहौर के संधि में ही देखेंगे कि कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले ये लाहौर की संधि जो है, ब्रिटिश जो है लाहौर तक पहुंच गया है, यानी कि पंजाब का राजनीतिक राजधानी तक पहुंच गया है। पहला ये हो गया। सेकंड क्या है कि पहले ब्रिटिश का लाहौर तक पहुंचना, लाहौर पर अधिकार, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? दूसरा आपका सतलज और ब्यास का जो दुआब है, सतलज ब्यास का जो दुआब है ब्रिटिश के अधीन आ गया। ठीक है। तीसरा क्या है? सिख सेना सीमित की गई। ठीक है। चौथा क्या है? चौथा हम यह कर सकते हैं कि यूरोपीय व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रखना। सपोज जैसे फ्रांसीसी भी उस समय फ्रांसीसी भी मतलब कि व्यापार के लिए भारत में आए थे, तो यहाँ पर फ्रांसीसियों के लिए नौकरी पर नहीं रखने का वादा किया गया था इस लाहौर संधि में। ठीक है। और साथ साथ ये भी वादा किया गया था कि जब ये जो ब्रिटिश है पंजाब के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये हुआ लाहौर की संधि। लेकिन अब लाहौर की संधि हुआ और कुछ ब्रिटिश जो है अपने हिसाब से एक मंत्री परिषद भी मतलब कि जो राजा का दरबार रखा था तो वहां पर भी एक अपने हिसाब से बनाया, जैसे दलीप सिंह जी को महाराजा घोषित किया, दलीप सिंह जी को महाराजा घोषित किया। और वही जो प्रधानमंत्री कौन बने? लाल सिंह। वही लाल सिंह को क्या प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो ये हुआ लाहौर की संधि तक ब्रिटिश का कार्य। अब देखते हैं कि एक इसी बीच मतलब कि जब लाहौर की संधि हो जाती है तो लाहौर की संधि के बाद हो जाता है आपका एक धौलावीरा की संधि, सॉरी हो जाता है आपका एक संधि होता है भैरवाल की संधि होती है। हम देखते हैं कि अब भैरवाल की संधि क्या है, जो कि अब भैरवाल की संधि 1846 में ही हो जाती है। अब पढ़ते हैं हम भैरवाल की संधि। भैरवाल की संधि जो कि 1846
32 में होती है। अब ये भैरवाल की संधि जो होती है, जिसमें लाहौर की संधि से नाखुश होकर रानी जिंदल फिर एक बार पंजाब के अन्य सरदारों के साथ, पंजाब के अन्य सेनाओं के साथ ब्रिटिश का विरोध करती है। कौन? रानी जिंदल। अभी जो रानी जिंदल है कौन है? पंजाब का प्रतिशासन व्यवस्थापिका है। फिर एक बार यानी कि रानी जिंदल जो है विरोध करती है। और इस जब आक्रमण करने की नीति बनाती है, जब विरोध करते हैं ब्रिटिश की, तो इसमें रानी जिंदल जो है पूरी तरह से हार जाती है और यहाँ पर ब्रिटिश जो है पंजाब को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। पंजाब पर नियंत्रण, ठीक है, पंजाब पर नियंत्रण कर लेते हैं। अब रानी जिंदल को प्रतिशासन व्यवस्था, प्रतिशासन व्यवस्था पद से त्याग, और प्रतिशासन व्यवस्था के जगह प्रतिशासन परिषद, प्रतिशासन परिषद का गठन होता है। और इस प्रतिशासन परिषद का गठन का अध्यक्ष कौन होता है? हेनरी लॉरेंस, ठीक है। और हेनरी लॉरेंस के साथ साथ अन्य 8 सरदार भी बैठ गए हैं। आठ सरदार भी इस परिषद में बैठते हैं और इस तरह से ब्रिटिश जो है दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, अपने रूल रेगुलेशन लागू कर देता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अब देखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध क्या है, कैसे होता है। देखिए अब बात करते हैं हम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अब ये जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है, यह युद्ध जो है आपका 1848 से द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, यह जो युद्ध है आपका 1848 से 49 तक चलता है। अब इस युद्ध का में भी देखा जाए तो क्या है कि जो लाहौर की संधि है, तो उस लाहौर की संधि में पंजाबी सेना जो सिख सेना थे, उस सिख सेना की संख्या सीमित कर दी गई थी कि इसमें सेनाओं की कमी की गई थी, जिससे क्या हुआ कि उन सेनाओं के जो परिवार हैं उनको खाने को लाले पड़ गए थे, तो उनके यहाँ से आक्रोश पैदा होता है। और साथ साथ ये देखते हैं कि जो राजघराने के परिवार हैं वहाँ से भी ब्रिटिश के खिलाफ आक्रोश देखने को मिलता है। तो सेना के परिवार प्लस राजघराने का जो परिवार है आपस में मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष में 2 अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर देते हैं, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी की हत्या। अब अंग्रेज अधिकारी की जब हत्या की जाती है तो फिर से एक बार सिख सेना आपस में मिलजुल कर ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध करने की रणनीति बनाती है और फाइनली एक गुजरात का युद्ध होता है। गुजरात का युद्ध। अब यह जो गुजरात का युद्ध है आपका 1849 में होता है। अब गुजरात के युद्ध में ही क्या होता है कि सिख सेना जो है पूरी तरह हार जाती है। सिख सेना का हारना और ब्रिटिश का विजय। ब्रिटिश का विजय होना। और इस तरह से जो है कि ब्रिटिश कंपनी जो है पंजाब राज्य पर अपना अधिकार जमा लेती है और पंजाब राज्य पर अधिकार जमाने के बाद अपना वर्चस्व कायम कर लेती है। और फाइनली जो है आपका लॉर्ड डलहौजी जो कि गवर्नर है, लॉर्ड डलहौजी जो कि यह भारत का ब्रिटिश गवर्नर है। तो लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में सिख समुदाय का जो सिख थे, जो सिख सरदार थे, जो कि कृपाल धारण करते थे, कृपाल धारण पर रोक लगा दिया।
रोक लगा दिया और यही डलहौजी जो कि अपने पंजाब में अधिकार जमा लिया, पंजाब को अपने अधीन कर लिया। और लॉर्ड डलहौजी की ही द्वारा दलित श्रेणी को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिए। तो इस तरह से ब्रिटिश जो है पंजाब पर अधिकार करते हैं, और जिसमें आपका अमृतसर की संधियां और लाहौर की संधियां और भैरवा की संधियां जैसे देखने को मिलता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद।